बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज के इस लाइव सेशन में हम बात करने वाले हैं बच्चों क्लास 11th हिस्ट्री सब्जेक्ट की। जो हमने एक सीरीज चलाई हुई है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू की, तो उसी का ये है बच्चों आपका चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है तीन वर्ग यानी कि द थ्री ऑर्डर्स। तो आज की इस वीडियो में इस चैप्टर से संबंधित हम 40+ एमसीक्यू करने वाले हैं जो कि आपके टर्म 1 2021 के एग्ज़ाम के लिए और आगे भी होते हैं, तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। लेकिन उससे पहले इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इससे ज्वाइन हो जाएं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। चौथी सदी में रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म क्या था? ईसाई धर्म, हिंदू, क्रिश्चियन, यहूदी। तो ऑप्शन फर्स्ट का राइट है ईसाई धर्म। सेकंड क्वेश्चन है सामंतवाद पर सर्वप्रथम काम करने वाले दार्शनिक कौन थे? मार्क ब्लॉक, अभिजात, पादरी, किसान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट मार्क ब्लॉक। थर्ड क्वेश्चन है सामंतवाद जर्मन शब्द जो कि फ्यूड है उससे बना हुआ है, इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड भूमि का टुकड़ा, यानी कि सेकंड हमारा राइट है। क्वेश्चन नंबर है फोर्थ सामंतवाद के बारे में कौन सा कथन इनमें से गलत है? अब यहाँ पे गलत कथन हमें चुनना है, यानी कि सारे ऑप्शन पढ़ने होंगे। पहला है यह शब्द जर्मन शब्द फ्यूड से बना है जिसका अर्थ होता है भूमि का टुकड़ा, राइट है। सामंतवाद व्यवस्था में लॉर्ड को कर देना पड़ता था। सेकंड है सामंतवाद एक तरह से कृषि उत्पादन को दर्शाता था जो सामंतों और कृषकों के संबंधों पर आधारित था। थर्ड है कृषक लॉर्ड को श्रम सेवा प्रदान करते थे, बदले में वे उन्हें सैनिक की सुरक्षा देते थे। ऑप्शन जो सेकंड है सामंतीवादी व्यवस्था में लॉर्ड को कर देना पड़ता था, ये गलत है। ठीक है, लॉर्ड कर लेता था, देता नहीं था। फिफ्थ क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए जो वर्ग बटे हुए थे, ठीक है, उस समय तीन वर्ग जो बटे हुए थे उसके बारे में जो सही जो गलत है इसमें से वो हमें चुनना है। तो ऑप्शन पहला है पहले तो पादरी वर्ग, इस वर्ग में चर्च के पोप आदि सम्मिलित हुआ करते थे, राइट है। अभिजात वर्ग में सामंत, जमींदार, धनी व्यापारी वर्ग शामिल था, ये भी राइट है। थर्ड है कृषक वर्ग, इसमें किसान और मजदूर आदि शामिल होते थे। फोर्थ है पादरी वर्ग, राजा, लॉर्ड और अभिजात, राजा और जो लॉर्ड हुआ करते थे ये अभिजात के अधीन होते थे। तो ये चौथा तो हमारा गलत है, यानी कि तीन ही ऑप्शन हमारे सही हैं। तो अब इसमें हम देखते हैं जिसमें हमारे पहले तीन सही हों, ठीक है। तो इन ऑप्शन में आपको वो पहले तीन सही कहाँ पर दिख रहे हैं? वो हमें दिख रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड में, पहला, दूसरा, तीसरा, ये हमारा राइट है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। चर्च को एक वर्ष के अंतराल में कृषक से उसकी उपज का 10वां भाग लेने का अधिकार था, उसे क्या कहते थे? फ्रायर, टीथ, ओवे या फिर टेली। तो इसका राइट आंसर था टीथ कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 7 है पादरी वर्ग, जो फ्रांस का पादरी वर्ग था वो किस अवधारणा में विश्वास रखता था? ऑप्शन पहला है प्रत्येक व्यक्ति कार्य के आधार पर तीन वर्गों में विभाजित किया गया है। थर्ड है यह वर्ग क्रम में कुछ प्रार्थना करते हैं, दूसरे लड़ते हैं और शेष अन्य कार्य करते हैं। फोर्थ है समाज मुख्य रूप से तीन वर्ग यानी कि पादरी, अभिजात और कृषक वर्ग से बना है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 8। पादरियों की विशेषताओं के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन पहला है रविवार के दिन ये लोग गांव में जाके धर्म उपदेश देते थे और सामूहिक प्रार्थना करते थे, राइट है। सेकंड है जो पुरुष पादरी बनते थे वे शादियां नहीं कर सकते थे, ये भी राइट है। थर्ड है धर्म के क्षेत्र में बिशप अभिजात माने जाते थे और इनके पास भी लॉर्ड की तरह विस्तृत जागीरें थीं, राइट है। तो पादरियों की विशेषताओं में उपरोक्त सभी कथन जो है ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ पे पादरी जो हुआ करते थे उनकी आय के स्रोत के बारे में कथन दिए हुए हैं, ठीक है। तो इनमें से हमें पढ़ना कि कौन सा इसमें से राइट है। तो बच्चों बेसिकली क्या है कि यहाँ पे वैसे तो दो कथन आपको दिखाई दे रहे हैं लेकिन यहाँ पे तीन कथन है, ठीक है। तीन कथन कैसे हैं? ये जो है यहाँ पे जहाँ से मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये वाला, ये आपका सेकंड है, ठीक है। तो पहला क्या है कि चर्च को एक वर्ष के अंतराल में कृषक से उसकी उपज का 10वां भाग लेने के अधिकार को टीथ कहते थे, राइट। अब हमारा जो सेकंड है वो यहाँ से शुरू हो जाता है कि अमीरों द्वारा अपने कल्याण और मरणोपरांत रिश्तेदारों के कल्याण हेतु दिया जाने वाला दान भी आय का स्रोत होता था, तो सेकंड भी राइट है। थर्ड है
पादरी हमेशा उपदेश देने के अलावा युद्ध और श्रम में भाग लेते थे, जिससे राजा द्वारा अधिक सहायता दी जाती थी। ये गलत है। यानी कि अब हमें ऑप्शन वो चुनना है जिसमें हमारे पहले दो सही हो। ठीक है, तो यानी कि इस 4 ऑप्शन में से जो हमारा ऑप्शन पहला है यही राइट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे देखिए एक परिभाषा दी गई है कि कुछ अत्यधिक धार्मिक व्यक्तिगत पादरियों के विपरीत जो लोगों के बीच नगरों और गांवों में रहते थे, वे एकांत सादगी जीवन जीना पसंद करते थे, धार्मिक समुदाय में रहा करते थे। उन्हें क्या कहा जाता था? जो कि मनुष्य की आम आबादी से दूर होते थे। ए बी, मोनेस्ट्री, मठ, उपरोक्त सभी। तो बच्चों उन लोगों को उपरोक्त सभी कहा जाता था। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप अभी तक के 10 प्रश्न जो आपको समझाए गए हैं वो अच्छे से आपके समझ में आए होंगे। चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 11 में भिक्षुओं की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन इनमें से सही है? पहला, ये आम आदमी के बहुत दूर मठों में रहा करते थे एवं इन्हें निश्चित और विशेष नियमों का पालन करना होता था। राइट है। सेकंड है कि जो भिक्षु हुआ करते थे वे अपना सारा जीवन आवे में रहने, समय जो था वो अपना प्रार्थना करने में, अध्ययन करने में और कृषि जैसे शारीरिक क्रम में लगाते थे। राइट है। थर्ड है, पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग आवे बने हुए होते थे और पादरियों की तरह भिक्षु और भिक्षुणियाँ भी विवाह नहीं कर सकते थे। तो बच्चों भिक्षुओं की विशेषताओं के बारे में उपरोक्त सभी कथन यहाँ पे राइट हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 12। 13वीं सदी में भिक्षुओं के कुछ समूह जिन्हें डैश कहते थे, उन्होंने मठों में ना रहने का निर्णय लिया। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम कर लोगों को उपदेश देते थे और दान से अपनी जीविका चलाते थे। उन्हें क्या कहते थे? मॉन्क, नन, एवी, फ्रायर। तो यहाँ पे राइट आंसर है बच्चों, उन्हें फ्रायर कहा जाता था। ठीक है। 13 है, पादरी कार्य के विपरीत भिक्षु की जिंदगी पुरुष और स्त्रियां दोनों ही अपना सकते थे। ऐसे पुरुषों को जिन्होंने जो भिक्षु की ज़िंदगी अपनाई थी और जो स्त्रियां थीं उन्हें क्या कहते थे? मॉन्क तथा नन, मॉन्क तथा टीथ, एवी तथा नन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पुरुषों को मॉन्क कहते थे और स्त्रियों को नन कहते थे। ठीक है। 14 क्वेश्चन है, लॉर्ड के द्वारा नाइट को दिया जाने वाला भूमि का टुकड़ा क्या कहलाता था? फीफ, फ्रायर, ओवे या टैली। तो लॉर्ड के द्वारा नाइट को दिया जाने वाला भूमि का टुकड़ा फीफ कहलाता था। ठीक है। 15 क्वेश्चन है, वे विस्तृत क्षेत्रों के स्वामी थे जिसमें उसके घर, उनके निजी खेत, जोत, चारागाह और उनके असामी कृषकों घर और खेत होते थे। उनका घर मेनर कहलाता था। यह कथन किसके संदर्भ में है? लॉर्ड, पादरी वर्ग या फिर कृषक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये लॉर्ड के संबंध में है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे अभिजात वर्ग की कुछ विशेषताएं दी गई हैं, तो उसके बारे में सही विकल्प हमें चुनना है। ऑप्शन पहला है, यूरोप के सामाजिक प्रक्रिया में अभिजात वर्ग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था और ये महत्वपूर्ण संगठन जो था वो उनके भूमि पर नियंत्रण के कारण होता था और ये जो व्यवस्था थी वो वेस्लेज नामक व्यवस्था कहलाई थी। सेकंड है, बड़े भूस्वामी और अभिजात वर्ग राजा के अधीन होते थे जबकि कृषक भूस्वामियों के अधीन हुआ करते थे। राइट है। थर्ड है, अभिजात वर्ग राजा को अपना स्वामी मान लेता था और आपस में वचनबद्ध होते थे। ये भी राइट है। तो ऑप्शन फोर्थ हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। 9वीं सदी में प्रायः युद्ध होते रहते थे, ये पता है हमें, जिससे इस नए वर्ग को बढ़ावा मिला। ये बहुत ही कुशल घुड़सवार सैनिक हुआ करते थे जो लॉर्ड के लिए युद्ध में लड़ा करते थे। ये विशेषता किसके बारे में है? नाइट्स, सेनेट, लॉर्ड या कृषक। तो ये विशेषता बच्चों नाइट्स के बारे में। ऑप्शन पहला हमारा राइट है। क्वेश्चन नंबर है 18। अब यहाँ पे नाइट के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं। ठीक है, पहले में से पढ़ना है फिर सही विकल्प चुनना है। पहला है, नाइट्स अपने लॉर्ड को निश्चित रकम देता था, युद्ध में उसकी तरफ से लड़ने का वचन देता था। राइट है। अपनी सैन्य योग्यताओं को बनाए रखने के लिए नाइट जो थे वो प्रतिदिन अपना समय बाड़ा बनाने में यानी कि घेराबंदी करने में,
पुतलों से रण कौशल एवं अपना बचाव का अभ्यास करने में निकालते थे। थर्ड है, नाइट अपनी सेवाएं अन्य लॉर्डों को भी दे सकता था, पर उसकी सर्वप्रथम जो निष्ठा थी वो उसके लॉर्ड के प्रति होती थी। यानी कि ये तीनों ही कथन नाइट के संबंध में सही हैं। तो अब हमारे जो यहाँ पे 4 विकल्प हैं, इसमें हमें देखना है कि 3 कथन कहाँ पे सही हैं। तो ऑप्शन 4 में हमें दिख रहा है हमारे तीनों कथन इसमें सही हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का थर्ड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 19 क्वेश्चन है, तीसरे वर्ग की विशेषता क्या है? जो तीसरा वर्ग है इसकी विशेषता क्या है? ऑप्शन पहला है, यह वर्ग किसान, स्वतंत्र और बंधकों का वर्ग था। सेकंड है, यह वर्ग एक विशाल समूह था जो पहले 2 वर्गों पादरी और अभिजात वर्ग का भरण पोषण करता था। थर्ड है, कृषक और अभिजात दोनों एक ही हैसियत के होते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है, पहला और दूसरा ये दोनों सही है, ये हमारा इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें पूछा जा रहा है, ईसा के शूलारोपण और उनके पुनर्जीवित होने का प्रतीक किसे माना गया है? अभिजात, यूरोप, इंग्लैंड या ईस्टर? तो ईसा के शूलारोपण और उनके पुनर्जीवित को ईस्टर का प्रतीक माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पे पूछा जा रहा है, पूर्वी रोमन जो था, पूर्वी रोमन त्यौहार का स्थान किसने ले लिया? ईसा मसीह के जन्मदिन ने, पादरियों द्वारा रविवार को उपदेश देना? दोनों सही हैं, केवल दूसरा सही है। तो यहाँ पे बच्चों ऑप्शन फर्स्ट है कि ईसा मसीह के जन्मदिन ने पूर्वी रोमन का जो त्यौहार हुआ करता था उसका स्थान ले लिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। शासक के द्वारा जो लगाया जाने वाला टैली कर था ये किसके लिए होता था? पादरी वर्ग, कृषक वर्ग, अभिजात वर्ग, इनमें से कोई नहीं। तो शासक के द्वारा जो टैली कर लगाया जाता था वो होता था कृषक वर्ग के लिए, यानी कि सेकंड हमारा ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पे बच्चों स्वतंत्र कृषकों के बारे में कुछ कथन दिए जाएंगे, फिर हमें मतलब ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से सही ऑप्शन चुनना है, सिंपल है। ठीक है, तो पहला है, स्वतंत्र कृषक अपनी भूमि को लॉर्ड के काश्तकार के रूप में देखते थे, राइट। सेकंड है, कृषकों के परिवारों को लॉर्ड की जागीरों पर जाकर काम करने के लिए सप्ताह के 3 या उससे अधिक दिन निश्चित होते थे और इस श्रम से होने वाला जो श्रम उत्पादन था वो श्रम अधिशेष उसे कहते थे, जो कि लॉर्ड को ही मिलता था। अगला, खेती में मदद करने के अतिरिक्त स्त्रियां व बच्चों को अन्य कार्य भी करने पड़ते थे, जैसे कि वे सूत काटते थे, कपड़ा बुनते थे, मोमबत्ती बनाते थे, लॉर्ड के उपयोग हेतु अंगूरों के रस से निकालकर मदिरा भी बनाते थे। तो स्वतंत्र कृषकों के बारे में यहाँ पे उपरोक्त सभी वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, ये स्वतंत्र कृषकों के बारे में था। अगला हमारा बच्चों कृषिदास के बारे में। अब कृषिदास के बारे में यहाँ पे कुछ कथन दिए जाएंगे, फिर विकल्प होगा। तो देखते हैं कृषिदास के बारे में। तो एक सेकंड इसको अंडरलाइन करते हैं एक बार। हाँ, अब देखिए ऑप्शन पहला है, वे उन भूखंडों पर कृषि करते थे जो केवल लॉर्ड के स्वामित्व में थी, इसलिए इन्हें कोई मजदूरी नहीं मिलती थी और वे लॉर्ड की आज्ञा के बिना जागीरें नहीं छोड़ सकते थे। सेकंड, जो कृषिदास थे इन्हें सर्व कहा जाता था। तो सर्व केवल अपने लॉर्ड की चक्की में ही आटा पीस सकते थे, उनके तंदूर में ही रोटी सेक सकते थे, उनकी मदिरा संपीड़क में ही आसवान, मदिरा और बियर तैयार कर सकते थे, राइट है। थर्ड ऑप्शन है कि लॉर्ड यह तय करता था कि कृषिदास को किसके साथ विवाह करना है, या फिर कृषिदास की पसंद को अपना आशीर्वाद दे सकता था, लेकिन इसके लिए वह शुल्क लेता था। तो अब हमारे जो तीनों ही कथन है कृषिदास के बारे में ये सही हैं। तो अब हमें इसमें से एक विकल्प का चयन करना है, वो विकल्प इनमें से कौन सा होगा। ठीक है, तो विकल्प है हमारा ऑप्शन नंबर 3, ये कि पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों ही कथन कृषिदास के बारे में सही हैं। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 24 समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। 11वीं सदी में नॉर्मैंडी के ड्यूक विलियम ने सेना के साथ इंग्लिश चैनल को पार करके इंग्लैंड के राजा को हराया। उस शासक का क्या नाम था? सैक्सन, विलियम प्रथम, एवट सुगेर, इनमें से कोई नहीं। तो उस शासक का नाम था सैक्सन। ठीक है, सैक्सन उस शासक के नाम था। 26। 11वीं सदी से पूर्व कृषि की विशेषताओं में क्या सम्मिलित है? यानी कि 11वीं सदी में जो क्रांति एक हुई थी, कृषि क्रांति, उससे पूर्व कृषि की विशेषताओं में क्या सम्मिलित है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बच्चों, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो ऑप्शन पहला, दूसरा है,
ये आपका ऑप्शन 1 है। तो इस हिसाब से आप गणना कर लीजिए कि ऑप्शन 1 2 1 है, तीसरा 2 है, चौथा 3 है, फिफ्थ 4 है। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं, जुताई के लिए बैल एवं लकड़ी के हल का उपयोग करते थे जो सिर्फ पृथ्वी की ऊपरी सतह खुरच पाता था। राइट है। सेकंड है, 4 वर्ष में एक बार जमीन को हाथ से खोदा जाता था जिससे अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती थी। राइट है। थर्ड है, भूमि को 2 भागों में बांट दिया जाता था जिसमें से एक भाग में फसल होती थी और एक भाग खाली रहता था। ये भी राइट है। तो 11वीं सदी से पूर्व जो कृषि की विशेषताएं थी उसमें उपरोक्त सभी सम्मिलित हैं। तो ऑप्शन फिफ्थ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब है कि 11वीं सदी तक यूरोप में विभिन्न प्रौद्योगिकी में बदलाव हुए, इसके बारे में अब कथन पढ़िए। यानी कि अब हमें 11वीं सदी के दौरान उसके बाद में जो हुआ प्रौद्योगिकी में जो बदलाव हुआ वो बताने हैं। तो देखिए, लकड़ी के हल के स्थान पर लोहे के भारी नोक वाले और सांचेदार पटरे का उपयोग होने लगा एवं कृषि के लिए वायु और जल शक्ति का उपयोग किया जाने लगा। राइट। सेकंड है, पशुओं के गले के स्थान पर जुआ अब कंधे पे रखा जाने लगा। घोड़ों के खुरों पर अब लोहे की नाल का उपयोग किया जाने लगा। ये भी राइट है। थर्ड है, संपीड़कों व चक्कियों में भी वायु और जल शक्ति का उपयोग किया जाने लगा। राइट है। फोर्थ है, 2 खेतों की व्यवस्था के स्थान पर 3 खेतों वाली व्यवस्था का उपयोग किया जाने लगा जिससे कृषि उत्पादन में तेजी से बढ़ोतरी हुई और भोजन की उपलब्धता भी दुगनी हुई। यानी कि 11वीं सदी के बारे में, 11वीं सदी की विभिन्न जो प्रौद्योगिकी में बदलाव हुए उस बारे में ये चारों ही कथन सही हैं। तो यहाँ पे जो हमारे ये 4 विकल्प आपको दिख रहे हैं इसमें से हमें चुनना कि जिसमें चारों सही हो। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला है क्वेश्चन नंबर 28, अभिजात वर्ग की विशेषताओं में क्या सम्मिलित है। तो ऑप्शन पहला है, अभिजात वर्ग की एक विशेष हैसियत होती थी, वह अपनी संपदा पर स्थायी तौर पर नियंत्रण रखता था। सेकंड है, वह अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा सकता था और उनके पास खुद की सामंती सेना भी होती थी। थर्ड है, वे अपना स्वयं का न्यायालय भी लगा सकते थे, यहाँ तक कि खुद की मुद्रा भी प्रचलित कर सकते थे। तो अभिजात वर्ग की मुख्य विशेषताओं में उपरोक्त सभी यहाँ पर सम्मिलित हैं। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, कैथीड्रल कहलाने वाले जो बड़े चर्च होते थे इनका निर्माण कब शुरू हुआ था। 12वीं शताब्दी, 11वीं, 14वीं या 13वीं शताब्दी में। तो इसका राइट आंसर है 12वीं शताब्दी में। ठीक है। नेक्स्ट है 30, अब यहाँ पे कैथीड्रल जो नगर हैं उनके बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, फिर हमें विकल्प को चुनना है। तो ऑप्शन पहला है, 12वीं सदी में फ्रांस में कैथीड्रल कहलाने वाले नगरों बड़े चर्चों का निर्माण होने लगा। दूसरा है, कैथीड्रल पत्थर के बने होते थे और उन्हें पूरा करने में अनेक वर्ष लगते थे। जब उन्हें बनाया जा रहा था तो कैथीड्रल के आसपास का क्षेत्र और अधिक बस गया और उनका निर्माण पूर्ण हुआ तो वह स्थान तीर्थ स्थल में बदल गया। इस प्रकार उनके चारों तरफ छोटे छोटे नगर विकसित होने लगे। थर्ड है, कैथीड्रल इस प्रकार बनाए गए थे कि पादरी की आवाज़ लोगों के जमा होने वाले सभागार में साफ सुनाई पड़ सके और भिक्षुओं का गायन भी अधिक मधुर सुनाई पड़े। साथ ही लोगों को प्रार्थना के लिए बुलाने वाली जो घंटियाँ थीं वो दूर तक भी सुनाई पड़े। तो यानी कि कैथीड्रल नगर के बारे में ये तीनों ही कथन हमारे सही हैं। तो अब हम यहाँ पे कौन सा ऑप्शन चुनेंगे इन चारों में से जिसमें 3 सही हो। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट है 31, यूरोप में भयंकर अकाल कब से कब तक पड़ा। ठीक है, यूरोप में भयंकर अकाल 14वीं शताब्दी में कब पड़ा। ठीक है, तो 14वीं शताब्दी की बात की जा रही है तो ऑप्शन फर्स्ट एंड जो फोर्थ है ये तो हमारा होगा नहीं क्योंकि 15वीं शताब्दी के अंतर्गत आ गया। तो दूसरा और तीसरा में हमें देखना है। तो ऑप्शन नंबर जो है तीसरा ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यूरोप में भयंकर अकाल 1315 से 1317 के बीच में पड़ा था। नेक्स्ट है 32, यूरोप की जनसंख्या के बारे में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो जनसंख्या देखिए, 1000 में थी 420 लाख, राइट है। 1200 में थी 620 लाख, 1300 में थी 730 लाख। तो यूरोप की जनसंख्या के बारे में उपरोक्त सभी कथन यहाँ पर आपके राइट हैं। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, यहाँ पे है श्रेणी के बारे में कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है। तो नए नगरों में जो आर्थिक संस्था थी उसका आधार था श्रेणी, राइट है।
सेकंड, प्रत्येक शिल्प या उद्योग एक श्रेणी के रूप में विकसित या संगठित था। यह एक ऐसी संस्था थी जो उत्पाद की गुण, उसके मूल्य और बिक्री पर नियंत्रण रखती थी। थर्ड है, श्रेणी सभागार प्रत्येक नगर का आवश्यक अंग था। और फोर्थ है, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है बच्चों, श्रेणी के बारे में उपरोक्त सभी कथन यहाँ पर सही है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। 14वीं शताब्दी में पर्यावरण में क्या बदलाव हुए? ऑप्शन पहला है, ग्रीष्म ऋतु का स्थान अब ठंडी ग्रीष्म ऋतु ने ले लिया और पैदावार वाले मौसम छोटे हो गए। ऊंची भूमि पर फसल उगना भी कठिन हो गया। राइट है। सेकंड है, अनुकूल जलवायु ना होने के कारण भूमि और जो चरागाह थे वो सभी जो थे वो जंगल में बदल गए। यहाँ पे ये यहाँ से आपका तीसरा ऑप्शन शुरू होता है और ये आपका चौथा है। चरागाह भूमि की कमी के कारण अधिकतर पशुओं की जो मौत थी वो अधिक जनसंख्या में होने लगी। तो 14वीं शताब्दी में जो पर्यावरण में बदलाव हुए वो उसके बारे में ऑप्शन फोर्थ, उपरोक्त सभी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 35। 14वीं शताब्दी में व्यापार में क्या बदलाव हुए? ऑप्शन पहला है, ऑस्ट्रिया व सर्बिया की चांदी की खानों में उत्पादन में कमी। राइट। सेकंड है, चांदी की कमी के कारण व्यापार प्रभावित हुआ क्योंकि मुद्रा मिल नहीं रही थी तो व्यापार काफ़ी मंदा हो गया, घाटे में होने लगा। थर्ड है, सरकार को चांदी की शुद्धता घटाकर उसमें सस्ती जो धातुएं होती हैं उसका मिश्रण करना पड़ा। तो ये भी राइट है। तो ऑप्शन फोर्थ हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 36 है, ब्यूबोनिक प्लेग नामक जो बीमारी थी वो कब आई थी? ऑप्शन पहला है 1356-68, 1556-78, 1367-99, 1347 से 50। तो इसका राइट आंसर है बच्चों 1347 से 50 के बीच तक ये प्लेग नामक बीमारी रही थी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 37। यहाँ पे चौधरी लिखा है, इसकी जगह 14वीं शताब्दी है। ठीक है, तो आप इसे भूल जाइए। 14वीं शताब्दी में प्लेग महामारी का क्या प्रभाव पड़ा? ऑप्शन है पहला, 12वीं और 13वीं शताब्दी में वाणिज्य व्यापार के कारण यूरोपीय तटों से आने वाले पोतों के साथ यह ब्यूबोनिक प्लेग नामक बीमारी फैल गई। राइट। सेकंड, यह बीमारी शिशुओं, युवाओं और बुजुर्गों को अधिकतर प्रभावित करती थी। राइट है। थर्ड है, यूरोप की जनसंख्या 1300 में 730 लाख से घटकर 1400 में 450 लाख ही रह गई। तो यानी कि 14वीं शताब्दी में प्लेग जो महामारी थी उसने तकरीबन 280 लाख लोगों की मौत की। तो ऑप्शन फोर्थ हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 38। 11वीं सदी में जो नए शहर उदय हुए थे उसके बारे में, मतलब जो कैसे उदय हुए थे उसके बारे में यहाँ पे ऑप्शन चुनना है। ऑप्शन पहला है, जब कृषि का विस्तार हुआ तो वहाँ अधिक जनसंख्या का भार सहने वाले सक्षम और नगर अधिक बढ़ने लगे। सेकंड, जिन कृषकों के पास अपनी आवश्यकता से अधिक खाद्यान्न होता था उन्हें एक ऐसे स्थान की आवश्यकता महसूस हुई। ऐसे ज़रूरतों ने मियादी हॉट मेलों को, यानी कि जो मतलब जहाँ पे अधिकतर लोग आते जाते रहें, तो ऐसी जगह के उत्पादन को बढ़ावा दिया और फिर धीरे धीरे छोटे छोटे विपणन केंद्रों का विकास हुआ। थर्ड है, धीरे धीरे नगर चौक, सड़कें जहां व्यापारी घर और दुकानों का निर्माण कर सकें, एक कार्यालय जहां से नगर पर शासन करने वाले व्यक्ति मिल सकें। दूसरे स्थान पर नगरों का विकास, बड़े बड़े दुर्ग, विस्पों, जागीरों और बड़े बड़े चर्चों का विकास होने लगा। तो उपरोक्त सभी प्रक्रिया के तहत ही नए नए जो नगर थे उनका निर्माण शुरू हुआ 11वीं सदी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 39। वह रोमन साम्राज्य का एक प्रांत था जो दो विस्तृत तट रेखाओं, पर्वत श्रेणियों, लंबी नदियां, वन और कृषि करने के लिए उपयुक्त क्षेत्र मैदान माना जाता था। ऑप्शन पहला है पेरिस, सेकंड है यूरोप, थर्ड है गॉल, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो वह रोमन साम्राज्य का प्रांत था गॉल। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट है। सबसे आखिरी प्रश्न इस वीडियो का, जर्मनी की एक जनजाति जो कि फ्रैंक थी
उसने गॉल को जब अपना नाम दिया तो वह क्या कहलाया? गॉल, पेरिस, यूरोप या फिर फ्रांस। तो फ्रैंक जनजाति ने अपना नाम दिया तो सिंपल सी बात है, क्या कहलाया होगा? फ्रांस। तो इस तरह से ये हमारे 40 प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आज का ये लाइव सेशन अच्छा लगा होगा, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है और आपको चैप्टर से संबंधित सभी एमसीक्यू समझ में आए हों तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।